Hello friends, welcome to A1IS. Today we'll start our important current affairs series. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन और रोड मैप. आज से हम जनवरी 2025 का करंट अफेयर शुरू करेंगे और वीडियोस आते रहेंगे रिगार्डिंग द ऑल मंथ. जैसा हमने बात किया था पिछले वीडियो में, क्या हमारा रोड मैप रहेगा, इंट्रोडक्शन कैसे हमने समझा था, कैसा अप्रोच रहेगा करंट अफेयर्स को लेकर, वो चीज़ें पे डिस्कस हो चुका है. आज से हम अपने करंट अफेयर्स सीरीज पे डिस्कशन शुरू करेंगे, समझेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एरियाज है जो हमें पढ़ना है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट आवर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर स्पेशल सीरीज फॉर 71st बीपीएससी. इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है 1 जनवरी 2025 का, 17 ईयर ओल्ड फ्रॉम मुंबई becomes the youngest female in world to scale highest peak on each 7 continent. तो नाम क्या है? काम्या कार्तिकेयन. काम्या कार्तिकेयन बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि काम्या कार्तिकेयन यंगेस्ट है, 17 साल की हैं, जो 7 कंटिनेंट के जो हाईएस्ट पीक है उसके ऊपर उन्होंने स्केल किया है. तो काम्या कार्तिकेयन कहाँ की हैं? मुंबई की हैं. और उनका जो एक गाइड बोल सकते हैं या कमांडर था, वो कौन था? उनके फादर खुद थे. तो फादर कौन थे? कमांडर एस कार्तिकेयन. तो इस बच्ची का क्या नाम हुआ? काम्या कार्तिकेयन. अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये ऐसे सवाल हमेशा बीपीएससी में पूछा जाता है. द यंगेस्ट, 2 बार उसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया विदाउट हेल्प, या किसी भी तरीके से आपने कंडीशंस से विपरीत जाकर अपने किसी भी हाईएस्ट पीक को कवर किया या स्केल किया, तो इस पे सवाल पूछता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है काम्या कार्तिकेयन को लेकर. अब देखिए, यहां से अब एक ज्योग्राफी का सवाल निकल कर आता है. आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा है, मैपिंग पढ़ा है. सवाल ये निकल कर आता है कि 7 कंटिनेंट के हाईएस्ट पीक अगर आपसे पूछा जाए मैच द फॉलोइंग, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ ले विथ काम्या कार्तिकेयन. अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया का आपको तो सबसे पता होगा कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, तो माउंट एवरेस्ट. अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तंजानिया एक देश है, तंजानिया और केनिया के बॉर्डर पे, नॉर्थ तंजानिया और केनिया के बॉर्डर के पास कौन सा पीक है? माउंट किलिमांजरो. ये याद रखना आपको, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो इससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दिस करेंट अफेयर्स. अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के यूएसए के नॉर्थ में आपने देखा होगा अलास्का रेंज है. तो अलास्का रेंज में एक इंपॉर्टेंट पीक है, उसी को हाईएस्ट पीक माना गया है, माउंट देनाली. माउंट देनाली. इसका पहले माउंट नाम अलग हुआ करता था, माउंट मैककिनली, लेकिन नाम चेंज कर दिया गया. अगर ऑप्शन में ये रहे या माउंट देनाली रहे तो दोनों सही है. अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका का एंडीज माउंटेन आपने पढ़ा होगा, चिली और अर्जेंटीना दोनों बॉर्डर को शेयर करते हुए वहां का जो हाईएस्ट पीक है एंडीज माउंटेन का, माउंट एकेनगुआ. अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो माउंट कोसिओकोजो. ये एक इंपॉर्टेंट है, नेम थोड़ा टफ है, हमें नेम बोलने का नहीं जरूरत है, हमें नाम बस पता होना चाहिए, हमें याद कर लेना है. आपने पढ़ा होगा, लेकिन दिस इज द इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमें पता होना चाहिए. अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप का माउंट इल्ब्रुस. अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सिडनी में द इंपॉर्टेंट जो रेंज है ऑस्ट्रेलियन अल्प्स रेंज, उसका ये हाईएस्ट पीक है माउंट कोसिक्वासुको. यूरोप का माउंट एल्ब्रुस. और एक नया हमेशा रहता है, जैसे हमेशा न्यूज में आपने देखा होगा, नाउ 7 कंटिनेंट बिकेम द 8 कंटिनेंट. तो जो 8वां कंटिनेंट है उसको ओशियनिया बोलते हैं. तो ओशियनिया का भी एक इंपॉर्टेंट पीक है, जो रेंज है उसका जो हाईएस्ट पीक है, ये भी हमेशा न्यूज में रहता है. तो अगर ये भी सवाल अगर आ जाता है यहां से करंट अफेयर से निकलकर, ये काम्या कार्तिकेयन से निकलकर, तो अगर हम ओशियानिया की बात करें तो जाया पीक, जाया पीक.
और ये कहां पे है, न्यू गिनिया। इसी जाया पीक को माउंट कार्टिनेज कह रहा है, दो नाम है इसका। तो ये आठों कंटिनेंट, एक जो साथ आठवां कंटिनेंट है ओशियनिया, उसके हाईएस्ट पीक है। तो ये जो कामिया कार्तिकेयन है एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका का जो हाईएस्ट पीक है विंसन मेसिव, उस पे उन्होंने चढ़ाई किया, स्केल अप किया, और यहां से इन्होंने यंगेस्ट का ये खिताब इनको मिला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, अंटार्कटिका का आपको पता, विंसन मैसिव। सी वॉज कन्फर्ड विद द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार, इंडियाज हाईएस्ट नेशनल ऑनर। मतलब जैसे आपने पद्म विभूषण पढ़ा होगा, भारत रत्न पढ़ा होगा, तो अगर यंग के लिए सबसे बड़ा जो अवार्ड है उससे भी इनको सम्मानित हो चुके हैं। तो काम्या कार्तिकेयन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर करेंट अफेयर्स, हु स्केल अप ऑल 7 कंटिनेंट हाईएस्ट पीक फ्रॉम एशिया टू अंटार्कटिका। और लास्ट में उन्होंने अंटार्कटिका के विंसन मैसिव पे स्केल अप किया और साथ में ये खिताब इनको मिला। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु सीएम करुणानिधि स्टैलिन अनवील्स इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज एट कन्याकुमारी। तो ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हुआ है कहां पे, कन्याकुमारी में। तो कन्याकुमारी में आपने वो फेमस स्वामी विवेकानंद का जो रॉक मेमोरियल है, और उसको देखने जाने के लिए ये ग्लास ब्रिज यूज किया जाएगा। अब ये ग्लास ब्रिज का ये खूबसूरती है, ये समुद्र के ऊपर बना है। जब आप इसको क्रॉस कीजिएगा तो समुद्र के लहरें आपको एक तरीके से लगेगा कि आप उसको टच कर रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग दिस करेंट अफेयर्स, इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर ओशियन और सी के ऊपर है। अब ये सवाल आता है कि राजगीर में भी तो हमारे पास ग्लास ब्रिज है। बिल्कुल है, वो लगभग 2021-22 में हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। और उस ग्लास ब्रिज का ये खूबी है कि वो एक पहाड़ के छोटे से चोटियों के बीच में बना है। नीचे जगह अगर आपने झांकिएगा तो आपको दिखेगा, जंगल दिखेंगे, आपको खाई दिखेगा, लेकिन इस ग्लास ब्रिज का जो खूबसूरती है कि ऐसा लगेगा कि समुद्र के लहरें आपके पैरों को छू रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट 2024 का 30 दिसंबर में तमिलनाडु के जो सीएम है स्टैलिन, इंडियाज फर्स्ट बो स्ट्रिंग आर्क ग्लास ब्रिज विच कनेक्ट्स द 133 फुट तिरुवरुल स्टैच्यू एंड द विवेकानंद मेमोरियल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज याद रखना है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी को ध्यान में रखते हुए द फर्स्ट ग्लास ब्रिज इनॉग्रेटेड बाय तमिलनाडु सीएम। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज। ऐसे करके हमें सारा चीज को जनवरी में कवर करना है। नाउ मूविंग नेक्स्ट, 8th एडिशन ऑफ इंडिया नेपाल मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। तो आपको पता है कि सूर्य किरण एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हमेशा भारत और नेपाल के बीच में होता है। जब भी हम भारत नेपाल के रिलेशंस में पढ़ते हैं तो बेटी रोटी का रिलेशंस की बात की जाती है। बॉर्डर फ्री एरिया है, देयर इज नो एनी नीड ऑफ वीजा, आप बहुत इजी एक्सेस कर सकते हैं भारत से नेपाल, नेपाल से भारत जाते हैं। तो भारत और नेपाल के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, फॉरेन रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए, ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम क्या है, सूर्य किरण। याद रखिएगा, सूर्य किरण किसके बीच में होता है, तो भारत और नेपाल के बीच में होता है। और ये कौन सा एडिशन है, तो 18th एडिशन है। कौन सा एडिशन है, 18th एडिशन है। और ये किस बार कहां पे हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी इस पे प्लेसेस पे भी सवाल पूछ दिया जाता है। तो सलहंडी नेपाल में हुआ है। तो 18th एडिशन जो हुआ है इंडिया और नेपाल में सूर्य किरण, वो कहां पे हुआ है, नेपाल के सलहंडी में। 13 जनवरी का बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है एज ए डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस। इस पे भी हमेशा एक सवाल रहता है, मैच द फॉलोइंग हो या डायरेक्ट सवाल रहता है। 69 का भी हमने डिस्कस किया था, उसमें भी आपने देखा होता मैच द फॉलोइंग करके मिलिट्री एक्सरसाइजेस पूछ दिया। तो सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। और 18th एडिशन कहां पे हुआ, नेपाल के सलहंडी में। डोंट बी कंफ्यूज कि भारत में हुआ था, तो नेपाल में इस बार हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड, इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस PSLV-60 SpaceX मिशन फॉर स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज।
बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है एज ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज इसरो द एक्सपेरिमेंट। इसरो के जितने एक्सपेरिमेंट है, नासा के जितने एक्सपेरिमेंट है, या यूरोपियन एजेंसी हो, जापान एजेंसीज हो, चाइना, इनके जितने स्पेस एजेंसी के जो न्यूज रहता है वो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है। तो अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो ने बहुत इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च किया है। ऑन 30 दिसंबर 2024 इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV 660। तो PSLV याद रखिएगा, PSLV 660 के द्वारा यह चीज लॉन्च किया गया फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये कहां पे है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो स्पेस धवन स्पेस सेंटर जो है भारत का है, ये श्रीहरिकोटा में लोकेटेड है और वो आंध्र प्रदेश में है। द मिशन नेम्ड स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इसी को शॉर्ट फॉर्म में स्पेडेक्स बोला जाता है, स्पेस मिशन डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये सवाल निकल कर आता है डॉकिंग क्या होता है? डॉकिंग कुछ नहीं है, आप एक इंपॉर्टेंट जगह पे दो चीजों को जोड़ना चाह रहे हैं, उसी को कह रहे हैं डॉकिंग। तो अगर आप यहां पे कीजिएगा तो बड़ा आसान है कि दो चीज को आप उसको ज्वाइन कर दे रहे हैं, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर आप स्पेस में किसी चीजों को जोड़ रहे हैं। तो ये जो स्पेस डॉकिंग मिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया ज्वाइन द इलाइट ग्रुप। इलाइट ग्रुप का मतलब ये हुआ, इससे पहले रसिया हो, USA हो और चाइना ने ये डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली किया, एंड नाउ इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्रीज हु ज्वाइन दिस इलीट ग्रुप, जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली किया। अब दो इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी याद रखना है आपको, स्पेस डेक्स 01 और स्पेस, इसको एक को चेस्टर बोला जाता है, इसको चेस्टर बोला जाता है और इसको टारगेट बोला जाता है। और इसी को लो अर्थ ऑर्बिट में डॉकिंग किया गया था। इसके वीडियोस आपने देखा होगा, न्यूज में भी बहुत चला था, क्योंकि ये इसरो का बहुत सक्सेसफुल मिशन रहा। तो उस लो अर्थ ऑर्बिट में जाके लगभग 450 किलोमीटर अपर जाके आप दो चीजों को जोड़ रहे हैं, चेस्टर को और टारगेट को। तो ये डॉकिंग एक्सपेरिमेंट होता है। और इससे पहले USSR या जो रसिया हुआ, USA हुआ और चाइना ने ये चीज को कर लिया। भारत फोर्थ कंट्रीज है जो इस चीज को किया। एंड PSLV 60 मिशन वाज इसरो 99th लॉन्च, ये भी याद रखना, 99th लॉन्च। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो भारत के द्वारा किया गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में स्पेडेक्स बोलते हैं, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो PSLV 660 के द्वारा चेस्टर और टारगेट को लो अर्थ ऑर्बिट में डॉक किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिशन मौसम इनहांसिंग वेदर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर इंडिया। अगेन ये सवाल डायरेक्ट आ सकता है कि मिशन मौसम किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो अर्थ साइंसेस ने ये इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च किया गया, और ये किस लिए है? क्लाइमेट रेजिलियंस को ध्यान में रखते हुए। अब ये सवाल आता है कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस? कौन है भारत के अर्थ साइंस मिनिस्टर? तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। पहले अगर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ये मिनिस्ट्री बनाया गया, इससे पहले एक डिपार्टमेंट होता था, डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट। अब उस ओशियन डेवलपमेंट का फिर उसे जाकर 2016 के पास, 2006 के आसपास उनको जाके मिनिस्ट्री बनाया गया, और फिर नाम चेंज करके किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो पहले एक डिपार्टमेंट होता था ओशियन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसको मिनिस्ट्री का नाम दिया गया, एंड देन नेम चेंज थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट न्यूज। एंड प्रेजेंट में डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला हुआ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, एंड दैट मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड मिशन मौसम। इसका काम क्या है? इनहांसिंग वेदर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर इंडिया, वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बाय 2026। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मिशन मौसम किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया और किस लिए लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया वेदर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर इंडिया। नेक्स्ट,
इंडिया रैंक्ड 123rd 123 आउट ऑफ 143 कंट्रीज इन रेडीनेस फॉर रैपिडली एजिंग सोसाइटी। तो हमें पता है उम्र जब बढ़ता है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रिपेयरनेस करना पड़ता है, उनके हेल्थ को लेकर, उनके इंश्योरेंस को लेकर, उनके साइकोलॉजी को लेकर। तो भारत का अगर रैंक देखिएगा तो 123 है आउट ऑफ कितना, 123 आउट ऑफ 143। तो भारत कितना प्रिपेयर्ड है रिगार्डिंग देयर एजिंग सोसाइटी, उसको ये दर्शाती है ये रिपोर्ट। अब आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टडी पब्लिश्ड इन ए इंडेक्स मेडिकल जर्नल नेचर एजिंग, इंडिया रैंक at 123rd पोजीशन ऑफ 143 कंट्रीज। और ये 143 कंट्रीज कितना अकाउंट कर लेती है पॉपुलेशन को, एजिंग पॉपुलेशन को, वर्ल्ड के पॉपुलेशन को 95.4 को ये कवर कर लेती है। और उसमें भारत का रैंक है 1 2 3, ऐसे याद रखिएगा 1 2 3, मतलब चीजें बढ़ रही हैं। जब चीजें बढ़ती हैं तो मतलब एजिंग हो रहा है, बुढ़ापा की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो 1 2 3 आउट ऑफ 1 4 3। और इसमें टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड। टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड हैज सिक्योर फर्स्ट पोजीशन। इनका अच्छा प्रिपेयर्डनेस है रिगार्डिंग द एजिंग। उसके बाद डेनमार्क एंड थर्ड पोजीशन किसका है, सेकेंड नॉर्वे का एंड थर्ड डेनमार्क का। तो तीनों यूरोपियन कंट्रीज है। और भारत का रैंक क्या है, 1 2 3, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सेवल इंडिका बोस्निया बल्कन ब्लूज गेंस यूनेस्को रिकॉग्निशन। तो ये जो रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को, ये किसको, बोस्निया बल्कन ब्लूज। ये एक तरीके का उनका लोकल ट्रूप्स है, जहां पे अपने आर्ट एंड कल्चर को, वो गाना जैसे कव्वाली टाइप का हम सुनते हैं वैसे ही करके बोस्निया का ये बल्कन ब्लूज है, जिसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। रिकॉग्नाइज एज ए क्या किया है, नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। जैसे आपने बनारस का पढ़ा होगा, जयपुर का पढ़ा होगा, तो वैसे यूनेस्को ने इस बल्कन ब्लूज को वो कहाँ की है, बोस्निया की बल्कन ब्लूज को रिकॉग्नाइज किया। अगर यूनेस्को की हेडक्वार्टर पूछे तो वो कहाँ पे, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि किस कंट्री के ट्रूप्स को बल्कन ब्लूज बिलोंग टू विच कंट्री, तो बोस्निया। और उसको किसी ने उसको रिकॉग्नाइज किया, तो यूनेस्को ने उसको रिकॉग्नाइज किया। ऐसे कुंभ मेला को भी यूनेस्को ने इंटेंजिबल और वो जो नेचुरल हेरिटेज वाला उसको किया है। बनारस हुआ, जयपुर का लिटरेचर, ऐसे करके। तो ये बल्कन ब्लूज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। संजीव रंजन अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ IORA। अपॉइंटमेंट को लेकर भी हमेशा सवाल रहता है। और कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे इंडिया का ज्यादा डोमिनेंस है या प्रेजेंस है, उसके जो चेयरमैन हो या सेक्रेटरी हो, उसके हेड हो, उसके के ऊपर भी सवाल आता है। तो ये क्या है, संजीव रंजन। अगर हम संजीव रंजन की बात करें तो संजीव रंजन फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनको अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का। तो संजीव रंजन क्या हो पहले थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अनाउंस दैट सीनियर इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर संजीव रंजन has been appointed Secretary General of Indian Ocean Rim Association। इसमें सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जो इंडो पैसिफिक या इंडियन ओशियन वाले एरियाज है उसमें कवर करती है। एंड भारत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भारत अपने जितने पड़ोसी देश है जो जिस इंडियन ओशियन में बिलोंग करते हैं उसको एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट हो तो भारत सबसे आगे आती है, अगर कैपेसिटी बिल्डिंग हो तो भारत सबसे आगे आती है। तो इंडिया ऑलवेज एक्ट एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर एज वेल एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस इंडियन ओशियन रीजन। तो बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, सिसिल्स हो, यहाँ तक श्रीलंका हो, मॉरिशस हो, भारत सबसे आगे रहती है। अब भारत के जनरल सेक्रेटरी बनना संजीव रंजन का ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इंडियन ओशियन में धीरे धीरे चाइना का डोमिनेंस बढ़ रहा है। और जब डोमिनेंस बढ़ता है तो भारत ये देखती है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुपिंग है, वहां पे टॉप लेवल पे हमारे लोग बैठे कि चीजों को हम अपने हिसाब से कर सकें। तो दिस इज अगेन द इंपॉर्टेंट न्यूज संजीव रंजन।
Now, Ministry of Defense, very important news. Ministry of Defense declared 2025 year of reforms. डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि year of reforms declared by which ministry? तो Ministry of Defense. और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है भारत के? तो आपको ही पता, राजनाथ सिंह. तो राजनाथ सिंह के प्रेजेंस में डिक्लेयर ईयर ऑफ रिफॉर्म्स. तो 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस चीज को क्या किया? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स डिक्लेयर किया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. बस इतना हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है. 2025 डिक्लेयर एज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. नेक्स्ट, गुजरात launches SWAR platform to overcome language barriers. आपने इसको भी बहुत न्यूज में सुना होगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूजेस बहुत धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज कर रहे हैं टू ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर. और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2024 हो या 23 के आसपास जो इलेक्शंस के रैली करती थी, यहीं पे बैठ के आप तमिलनाडु में भाषण दे रहे हैं. मतलब बनारस में बैठ के वो तमिलनाडु में भाषण दे रहे हैं, दिल्ली में. और वो जो लैंग्वेज कन्वर्ट होता था उसमें ये भाषणी ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है. तो भाषणी ऐप क्या करता है? लैंग्वेज को चेंज कर देता है विदाउट एनी ह्यूमन ट्रांसलेटर. अगर बनारस में हिंदी में भाषण दे रहे हैं, उसी को लाइव कन्वर्ट करके तमिल में भाषण कर दिया जाएगा तमिलनाडु के सेलम जैसे डिस्ट्रिक्ट में या मदुरई जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में. तो भाषिनी ऐप भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा न्यूज में रहता है. अब इसको लेकर गुजरात ने क्या लॉन्च किया है? स्वार प्लेटफॉर्म. SWAR, स्वार प्लेटफॉर्म टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर. क्योंकि गुजराती लोग हैं, उनको हिंदी बहुत कम समझ में आएगा, या अगर वो गुजराती में भाषण देते हैं तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जी जब भी गुजरात जाते हैं तो आपने देखा होगा गुजराती में भाषण देते. अगर आप उसको सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, थोड़ा सा गुजराती तो हम लोग को समझ में आ ही जाता है, लेकिन उतना इजी नहीं एक्सेस रहता है. तो इसके लिए स्वार प्लेटफॉर्म हो और थ्रू दिस हेल्प ऑफ भाषिनी ऐप हम इसको बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बैरियर को खत्म कर सकते हैं. तो स्वार का फुल फॉर्म क्या है? स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स. स्पीच and written analysis resource to overcome language barrier. और ये कब लॉन्च किया गया था? गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर. आपको पता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है ये चीज. तो ये आपको याद रखना है. स्वार प्लेटफॉर्म किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो गुजरात. और इसका जो काम करने का मॉडल रहेगा किस पे रहेगा? दिस भाषिनी. एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन में मदद करती है. नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिलीज डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द कंट्री फॉर द ईयर 2024. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रहा है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. तो सबसे पहले सवाल तो यही आता, हु इज द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति? अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बार बार चर्चा कर रहे हैं तो याद रखिएगा CR पाटिल. पहले गजेंद्र शेखावत हुआ करते थे, लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन है? CR पाटिल. तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि CR पाटिल ने ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकाला रिगार्डिंग द ग्राउंड वाटर. और ग्राउंड वाटर की जब भी हम बात करते हैं तो ग्राउंड वाटर इज द इंपॉर्टेंट एंड ओनली सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन. अगर 95% अगर आप इरिगेशन का सोर्स पूछिएगा तो वो ग्राउंड वाटर है, और ड्रिंकिंग का भी अगर सोर्स पूछिएगा तो ग्राउंड वाटर है. तो ग्राउंड वाटर में क्या कॉन्टामिनेटेड हो चुका है, इसके रिसोर्सेज कहां तक रहे हैं, क्या नहीं रहा, इसका पूरा असेसमेंट रिपोर्ट जारी किया गया. और इस रिपोर्ट के थ्रू ये मालूम चला गया कि आने वाले समय में इसके पहले जो रिपोर्ट आया था और 2024 में रिपोर्ट आया, क्या अंतर आया कि ग्राउंड वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे जाते जा रहा है, क्योंकि हम मॉनसून वाटर को सही से स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, सही से हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर नीचे चला जाता है. आपने ये भी पढ़ा होगा. तो यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज रिलीज द डायनेमिक ग्राउंड. और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, ये एक इंपॉर्टेंट बोर्ड है जिन्होंने ये चीज को रिलीज किया.
तो अब देखिएगा राजस्थान में सबसे ज्यादा यूरेनियम कंटामिनेटेड मिला। अगर हम नाइट्रेट्स की बात करें तो बिहार भी ऐसा स्टेट्स है जहां पे नाइट्रेट्स कंटामिनेटेड मिला है। ओवरऑल राजस्थान हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां पे ये कंटामिनेटेड यूरेनियम हो, नाइट्रेट्स हो, आर्सेनिक हो, कंटामिनेटेड हुआ। बिहार के डिस्ट्रिक्ट जैसे बांका हो, गया हो, यहाँ पे कंटामिनेटेड वाटर्स मिले। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिलीज द ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट फॉर द ईयर 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग आवर करेंट अफेयर्स। नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म्स एक्सपर्ट पैनल हेडेड बाय रमेश चंद टू रिवाइज WPI बेस ईयर 2022-23। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है इन द इकोनॉमी। तो आपने पढ़ा भी होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इकोनॉमी के कोर सब्जेक्ट में। अब इसी पे करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भारत सरकार ने एक इंपॉर्टेंट कमिटी फॉर्म किया, 18 लोगों की कमिटी, जिसको लीड कौन करेंगे? रमेश चंद। इस रमेश चंद को बोला गया है 30 जून तक अपना रिपोर्ट आप फाइल करें और इस चीज को बताएं कि भारत सरकार चाहती है कि WPI का जो इंपॉर्टेंट वो होता है ईयर, जो बेस ईयर होता है, उसको चेंज करने की बात की गई है। और ये क्यों करने की बात होगा, इसको भी लेकर चर्चा हो रहा था, क्योंकि भारत के इकोनॉमी को, GDP के ग्रोथ को सही से आकलन करना है तो बेस ईयर चेंज करने की बात है। तो जब हम WPI की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का अभी जो बेस ईयर यूज किया जाता है 2011-12। अब WPI क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। दिस इज नॉट यूज टू फाइंड द इन्फ्लेशन इन इंडिया, क्योंकि एक उर्जित पटेल का कमिटी रिपोर्ट आया था इन 2014 और उसने RBI को रिकमेंड किया था कि हम WPI की जगह क्या ले? CPI ले, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्यों ले? क्योंकि इसमें गुड्स एज वेल एज सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है और इसी के कारण दिस इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट इन्फ्लेशन इन इंडिया, और इस रिकमेंडेशन को RBI ने माना भी। अब जब हम WPI की बात करते हैं तो WPI में सिर्फ होलसेल प्राइस इंडेक्स, सिर्फ गुड्स को देखा जाता है, सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। और जब हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो टोटल कितने आर्टिकल्स को लिए जाते हैं? 697 आर्टिकल्स, जिसमें प्राइमरी आर्टिकल्स है, उसके बाद फ्यूल एंड पावर है, एंड लास्ट मैन्युफैक्चर है। तो इस 3 सेक्शन में सारे आर्टिकल्स को डिवाइड किए गए। अगर आप इसके वेटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर का है 66%, और ये लगभग 12 से 13% है, और ये लगभग 24%। तो प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर, 3 इंपॉर्टेंट हेड्स जहां पे 697 आर्टिकल्स को डिवाइड किया गया। अब यही जो बेस ईयर है इसी की चेंज करने की बात की जा रही है, और रमेश चंद जो नीति आयोग हैं, 18 लोगों की ग्रुप है, उसको हेड करेंगे और अपना रिपोर्ट फाइल करेंगे ऑन 30 जून। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु लीडिंग द इंपॉर्टेंट ग्रुप रिगार्डिंग द चेंज ऑफ WPI बेस ईयर। और थोड़ा सा हमने बेस ईयर को भी समझा। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड द मैन्युफैक्चरिंग, एंड टोटल आइटम्स कितना है? 697। ओके, एंड दिस इज नॉट, कौन सा यूज किया जाता है? तो CPI यूज किया जाता है फॉर द फाइंडिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, रोमानिया एंड बुल्गारिया, इंटरनेशनल न्यूज है, बिकेम द फुल मेंबर्स ऑफ शेंजन बॉर्डर फ्री जोन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया है, ग्रुपिंग है, जहां पे कॉमन करेंसी यूज किया जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होता है, और साथ साथ में बॉर्डर फ्री जोन। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है दुनिया का जहां पे आप कोई बॉर्डर नहीं है। जैसे हम इंडिया, नेपाल, भूटान की बात करते हैं, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई भी आदमी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, बहुत इजीली एक्सेस मिलता है। तो ये भी एक शेंजन बॉर्डर एरिया है जो दुनिया का सबसे बॉर्डर फ्री जोन है, और उसी में 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज ने ज्वाइन किया है। कौन सा? रोमानिया एंड बुल्गारिया बिकेम द फुल मेंबर ऑफ शेंजन बॉर्डर
जोन। अब थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन को समझिए। हम जब यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो आज के डेट में कितने कंट्रीज हैं? 27 कंट्रीज हैं, क्योंकि ब्रिटेन जैसे बाहर हुआ अब कितने कंट्रीज रह गए? 27 रह गए, पहले रहा करते थे 28। इस 27 में एक्सेप्ट साइप्रस एंड आयरलैंड, आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ रोमानिया एंड बुल्गारिया, तो 27 में से 25 कंट्रीज है जो यूरोपियन यूनियन के ब्लॉक में उन्होंने शेंजन बॉर्डर जोन को ज्वाइन किया हुआ है। और प्लस में 4 ऐसे नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं जो इस बॉर्डर फ्री जोन को भी ज्वाइन किया हुआ है। वो कौन कौन है? एक तो स्विट्जरलैंड, दूसरा लिचेनस्टीन, थर्ड आइसलैंड। तो ये सब कंट्रीज है। तो आज के डेट में टोटल कितने कंट्रीज है जो इनको ज्वाइन किया है? तो अराउंड 29 कंट्रीज, 4 नॉन यूरोपियन और साथ में साइप्रस और क्या बोलते हैं आयरलैंड, ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। और 4 कौन कौन है? स्विट्जरलैंड, लिचेनस्टीन, आइसलैंड, ऐसे 4 कंट्रीज हैं जो इन्होंने ज्वाइन किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। रोमानिया एंड बुल्गारिया हैव ऑफिशियली बिकेम द फुल मेंबर। अब ये शेंजन कौन सा जगह है? ये एक लग्जमबर्ग में एक गांव है जो 1985 में एक शेंजन एग्रीमेंट साइन किया गया था फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल्स एंड हैविंग नो एनी बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस। तो लग्जमबर्ग में एक गांव का नाम है शेंजन। 1985 में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो आप वो बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं रिगार्डिंग द यूरोपियन। तो नॉर्वे भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो स्विट्जरलैंड, लिचेनस्टीन, आइसलैंड एंड नॉर्वे आल्सो नॉन यूरोपियन कंट्रीज हु हैड जॉइन द शेंजन, पहले से ज्वाइन किया हुआ है तो यूरोपियन यूनियन। तो रोमानिया एंड बुल्गारिया, याद रखिएगा नाम। 27 कंट्री हैं, 27 में से 2 नहीं है और 4 ऐसे कंट्री हैं जो नॉन यूरोपियन है। याद रहेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स अनाउंस द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। अगर आप नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करते हैं तो ये सब इंपॉर्टेंट है। पहला द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, राष्ट्रीय खेल मेजर ध्यानचंद, जिसका पहले नाम होता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड है इन द स्पोर्ट्स। और उसी में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने डिक्लेयर किया है 47 स्पोर्ट्स पर्सन। कोचेस की बात करेंगे तो क्या से आ जाएगा? द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य भी थे, कोची थे, अर्जुन के, पांडव के और साथ साथ में कौरव के कौन थे? कोची थे। तो द्रोणाचार्य अवार्ड किस लिए दिया जाता है? कोचेस को दिया जाता है, एक्सीलेंस वर्क इन द स्पोर्ट्स। और सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। जैसे भारत रत्न अवार्ड होता है वैसी स्पोर्ट्स में मेजर ध्यानचंद, पहले इसका नाम राजीव गांधी था। अगर पहला रेसिपिएंट की बात करें तो विश्वनाथ आनंद, याद रहेगा, विश्वनाथ आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदलकर अब ध्यानचंद हो गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने इस चीज को डिक्लेयर किया। और ये कमेटी कौन इसको हेड किए थे? तो चीफ जस्टिस रिटायर, कि अगर ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, कोई नेपोटिज्म ना हो, सरकार अपने मनपसंदा लोगों को ही सिलेक्ट करके ना स्पोर्ट्स अवार्ड दे दे, तो इसके लिए एक रिटायर्ड जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके अगुवाई में एक कमेटी बनाया गया। तो उनका नाम क्या था? वी रामा सुब्रमण्यम, वी रामा सुब्रमण्यम, उनके द्वारा हेड किया गया था। और याद रखिएगा, अगर हम मेजर ध्यानचंद, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड तो यही होता है स्पोर्ट्स में, तो गुकेश, आपने देखा होगा चेस में कैसे इन्होंने मैग्नस कार्लसन, मैग्नस नॉर्वे का सबसे बड़ा चेस प्लेयर है। इससे पहले गैरी कैस्परॉय हुआ करते थे, विश्वनाथ आनंद हुआ करते थे, इन सबसे ऊपर निकल गया था मैग्नस, नॉर्वे का एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसके वीडियोस भी आप देखते रहते होंगे। तो उसको गुकेश ने भी एक इंपॉर्टेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप में हराया था और वहां से बहुत बड़ा नाम कमाया था। एंड नाउ इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका है। तो गुकेश को भी मिला है अवार्ड, ये राजीव गांधी और मेजर ध्यानचंद। उसके बाद हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर है, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स एंड मानू भाकर, आपने देखा होगा ओलंपिक्स में हमें मेडलिस्ट बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान था। तो मानू भाकर को शूटिंग में ये अवार्ड मिला है। 4 लोगों का नाम हमेशा याद रखना है, चेस प्लेयर, हॉकी प्लेयर, पैरा एथलेटिक्स एंड मानू भाकर।
So this is important news regarding the sports areas in January. Okay. Now moving forward, India submits its fourth biennial update report to the UNFC. यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, पेरिस क्लाइमेट में पढ़ा होगा। पेरिस क्लाइमेट में सब देशों को बोला गया था कि आपको बाइनियल रिपोर्ट सबमिट करना है, और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपना फोर्थ बाइनियल रिपोर्ट सबमिट किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूएनएफसी को ध्यान में रखते हुए। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को ध्यान में, नेशनल ग्रीन हाउस पे कंट्रोल करने की बात थी, पेरिस क्लाइमेट, डेवलपिंग कंट्रीज और हर देशों को अपना रिपोर्ट सबमिट करना, तो उसी को लेकर ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको याद रखना है यूएनएफसीसी। नेक्स्ट बात करते हैं, SwitchSat VO and YM2 use successfully tested on the ISRO PSLV 660. Again very important news in science and technology. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश मैंने बताया था श्रीहरिकोटा स्पेस टेक्नोलॉजी टेस्ट अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन ऑन इसरो पोएम 4। अब ये पोएम 4 क्या होता है अभी समझेंगे। इसरो ने PSLV 660 के द्वारा ये चीज लॉन्च किया। द मिशन कैरिड 24 पेलोड्स इंक्लूडिंग 2 एक्सपेरिमेंटल सिस्टम, जिसका नाम क्या है, SwitchSat कम्युनिकेशन सिस्टम है, एक प्राइवेट लिमिटेड कम्युनिटी के द्वारा, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम, और व्योम एक ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम, इसको लॉन्च किया था। एंड थ्रू द पोएम PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल। तो ये भी बड़ा न्यूज है, ऐसे करके सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है इसरो में। इससे पहले हमने एक इसरो का भी इंपॉर्टेंट न्यूज देखा था, डॉकिंग सिस्टम वाला स्पेस टेक्स, जहां पे चेस्टर और टारगेट की हमने बात किया था, भारत इलाइट ग्रुप में ज्वाइन किया था। एंड अगेन सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज इन दिस इसरो, SwitchSat और व्योम 4 इसको लॉन्च किया गया थ्रू द पोएम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल रिलीजेस वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, 6th लीड्स रिपोर्ट, 13 स्टेट्स एंड यूटीज लिस्टेड। तो भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने 6वां एडिशन 6th एडिशन लॉन्च किया है, और उस रिपोर्ट का नाम क्या होता है, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। जैसे आपने ईज डूइंग बिजनेस, ये तो वर्ल्ड बैंक का एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आता था, ईजिंग डूइंग ऑफ बिजनेस, उसको अब रिमूव कर दिया गया। उसी को ध्यान में रखते हुए यूनियन मिनिस्टर कैबिनेट जो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने लीड्स रिपोर्ट इंडेक्स शुरू किया था कि स्टेट के बीच में कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, सब कुछ ध्यान में रखते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को लॉन्च करती है, और 6वां एडिशन है। और ये हर स्टेट को अगर आप देखिएगा तो वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात टॉप पे है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु अवॉर्डेड द टॉप रैंक ऑफ अचीवर्स among the coastal states in the लीड्स 2024 रिपोर्ट। तो कोस्टल स्टेट्स की अगर हम बात करें, ओवरऑल की बात करें, तो गुजरात एक इंपॉर्टेंट है। इवेंट ऑल्सो मार्क द फेलिब्रेशन ऑफ लीड्स 2024 रिकॉग्नाइजेशन फॉर द MSME इंडस्ट्रीज। तो पीयूष गोयल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट पे डायरेक्ट सवाल आता है कि कौन स्टेट सबसे ऊपर है इन द लीड्स। ये डायरेक्ट सवाल ये भी आ सकता है कि लीड्स रिपोर्ट किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ लीड्स रिपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे रिपोर्ट इंडेक्सेस हमें कवर करना है, एंड हम ऐसे मंथली चलेंगे तो बहुत इजीली हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट, वंदना अग्रवाल लॉन्चेस 2 FFB GS यार्ड अमूल्य एंड अक्षय फॉर इंडिया कोस्ट गार्ड। तो अमूल्य अक्षय किसने लॉन्च किया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये याद नहीं रखना है, अमूल्य याद रखना है और अक्षय याद रखना है। तो अमूल्य अक्षय 2 इंपॉर्टेंट पेट्रो वेसल्स है जो लॉन्च किए गए फ्रॉम द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एंड फ्रॉम द वास्को डी गामा जो इंडिया कोस्ट गार्ड उसके लिए। तो अमूल्य अक्षय, अक्षय कुमार तो याद ही रहता, तो ऐसे अमूल्य याद रखना। अमूल्य अक्षय क्या है, 2 फास्ट पेट्रो वेसल्स है जो लॉन्च किया गया फ्रॉम द गोवा शिपयार्ड। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खो खो का वर्ल्ड कप हुआ इस बार भारत में 2025 न्यू दिल्ली में, और उसको ध्यान में रखते हुए 2 इंपॉर्टेंट मैस्कट को लॉन्च किया गया था। उसका नाम क्या था, तेजस एंड तारा।
तो भारत में पहली बार या ओवरऑल खो खो का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ और इसमें कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? तो 24 कंट्रीज, मतलब 24 देशों में खो खो जैसा गेम भी खेला जाता है। अभी आगे पढ़ेंगे कि भारत इस वर्ल्ड कप को मेंस और फीमेल दोनों में जीता और दोनों में जो रनर अप हुआ वो कौन देश है? नेपाल। तो मेंस हो या वुमेन हो, उन दोनों में रनर कौन था? नेपाल। और भारत ने दोनों मेंस एंड वुमेन को जीता है। उसका दो इंपॉर्टेंट मस्कट है, इसका नाम क्या है? तेजस एंड तारा। याद रहेगा। खो खो का वर्ल्ड कप कहां हुआ है? भारत में। भारत में कहां हुआ है? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में मस्कट का क्या नाम है? तेजस एंड तारा। तेजस एंड तारा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीजेस UDISC report for 2324 on school education, school enrollment ड्रॉप बाय। तो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये रिलीज किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। अब इसमें ये दिखाया गया है कि जो डिक्रीज हुआ इनरोलमेंट का, जो पहला रिपोर्ट था उससे डिक्रीज हुआ है। 25 करोड़ 2022 में था, घटकर कितना हो गया? 24 करोड़। तो 6% का ड्रॉप है। कितना ड्रॉप है? 6% का। और लगभग ये 6% कितना हो रहा है? 1 करोड़ 22 लाख। इतने स्टूडेंट बच्चों का इनरोलमेंट डिक्रीज हुआ है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस इशू फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। तो यूडीएस रिपोर्ट कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये रिपोर्ट्स किस मिनिस्ट्री के द्वारा लाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थ्रू दिस डिस्कशन ये चीजें हमें याद होंगी। आप एक दो बार इस स्लाइड को पढ़िएगा, पीडीएफ फाइल को पढ़िएगा, चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट, इंडोनेशिया, अगेन फॉर द इंटरनेशनल न्यूज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडोनेशिया ज्वाइन ब्रिक्स 10th फुल मेंबर। अभी ब्रिक्स समिट हुआ है जिसमें प्राइम मिनिस्टर विजिट किए हैं। तो जो अभी ब्रिक्स समिट हुआ है कहां पे हुआ है? लेटेस्ट 18th ब्रिक्स समिट जो हुआ है वो हुआ है रियो डी जेनेरियो, जो ब्राजील में है। और 10वां मेंबर कौन है? इंडोनेशिया। तो फाउंडिंग मेंबर आपको पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका क्लब रिगार्डिंग द ब्रिक्स। इसमें सऊदी अरबिया, कतर, यूएई ऐसे भी कंट्रीज जुड़े हैं और जो लेटेस्ट कंट्रीज जुड़ा है वो है इंडोनेशिया। और इसको क्यों किसने फाइनल किया है? ब्रिक्स के ब्राजील इस बार उसी में सबमिट था तो इसी ने उन्होंने फाइनल किया। ईयर 2025 10th फुल मेंबर, नॉट एनी ऑब्जर्वर स्टेटस, नॉट एनी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो फुल मेंबर डेजिग्नेट किसको मिला है 10th का? इंडोनेशिया। याद रखिएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। और कहां पे हुआ है 18th समिट? ब्राजील में हुआ है। और इस बार का अगर ब्राजील थीम का, प्रेसिडेंसी का थीम देखे, थीम पे भी हमेशा सवाल रहता है। इस बार 18 समिट कहां हुआ? तो ब्राजील में हुआ। क्या थीम था? तो थीम याद रखिएगा, इनहांसिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इसलिए मोदी जी के हर भाषण में जो उन्होंने 5 कंट्रीज के विजिट में गया थे, नाम्बिया, अर्जेंटीना, इन सब देशों में गए हैं, उसमें उन्होंने ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन को बहुत जोर देकर बोला। तो याद रखिएगा, इस ब्राजील समिट जो हुआ है 18th ब्रिक्स समिट 2025 का, उसका जो थीम भी रहा है वो ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन का, इंक्लूसिव ग्रोथ का एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस की। अगर ग्लोबल साउथ भी याद रहेगा तो बहुत इजीली थीम को अच्छे से टिक कर सकते हैं और कहीं सवाल गलत नहीं हो। तो 10वां कंट्री कौन है? इंडोनेशिया। 18वां ब्रिक्स समिट कहां हुआ है? ब्राजील में। और उसका थीम क्या है? ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड भारत पोर्टल टू रिवोल्यूशनलाइज द इंटरनेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन। इतना इंटरनेशनल क्राइम होने लगा है ना, उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने अपना एक इंपॉर्टेंट बनाया है भारत पोल। जैसे इंटरपोल होता है वैसे ही भारत पोल। तो किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो भारत के होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह, मिस्टर अमित शाह, उन्होंने ये लॉन्च किया। अब भारत पोल क्या होता है, थोड़ा सा बस बेसिक आपको जानना चाहिए। दिस पोर्टल डेवलप बाय किसके द्वारा? तो सीबीआई के द्वारा। याद रखिएगा। दूसरा, असिस्टेंस किसको करेगा? इंटरपोल, जो दुनिया का जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है।
और उसी को चीज को रखते हुए इंपॉर्टेंट है इंटरपोल नोटिस, जैसे रेड नोटिस जारी करना, ब्लू नोटिस जारी करना, सुनते हैं ना, रेड नोटिस जारी कर दिया गया। अगर कोई फिनेंशियल ऑफेंडर है तो उसके लिए रेड नोटिस जारी कर दिया गया। जैसे भारत का एक इंपॉर्टेंट टेररिस्ट है जो कनाडा में रहता है, गोल्डी बरार का नाम सुनते होंगे, खालिस्तान ग्रुप को ज्वाइन किए हुए, तो उसके लिए रेड नोटिस जारी कर दिया जाता। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो भारत का भी भारत पोल इंटरपोल के साथ काम करेगी, और इसको बनाया किसने? सीबीआई। और इसका लॉन्च किए द्वारा किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। छत्तीसगढ़, इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू इंटीग्रेट फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन द ग्रीन जीडीपी। तो छत्तीसगढ़ भारत का पहला ऐसा स्टेट है जिसने फॉरेस्ट ग्रीन इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, जंगल ज्यादा है, इन्वायरमेंट को लेकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है इंटीग्रेट फॉरेस्ट इकोसिस्टम थ्रू द ग्रीन जीडीपी। याद रहेगा। और ये क्यों है? तो भारत का प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है विकसित भारत, उसको ध्यान में रखते हुए सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया। तो ग्रीन जीडीपी के साथ फॉरेस्ट इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ज्वाइन करना, जिसमें छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बना। याद रहेगा। ऐसे करके चीजों को पढ़िए, समझिए, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? विकसित भारत। ये इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये ऐसा इंडेक्स है जो भारत के पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है उसको दर्शाती है, और जिसमें भारत अगेन यहाँ पे अपने पोजीशन को थोड़ा सा डाउन किए, एक पॉइंट नीचे उतरिए। कहने का मतलब पिछले साल से इस साल हमारा जो पासपोर्ट वाला जो वो है उसमें हम डाउनग्रेड हुए हैं। तो इसमें अगेन टॉप कौन किया है? सिंगापुर। हमेशा सिंगापुर टॉप में रहता है। छोटा देश है भले, लेकिन वेल डेवलप्ड कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन सर्विस सेक्टर इतना स्ट्रांग है कि सिंगापुर वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। और सिंगापुर का जब आप पासपोर्ट वाला वो रैंकिंग देखिएगा तो अगेन इट्स टॉप। और कौन लॉन्च करता है इसे? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इसे बोलते हैं। तो लंदन का एक यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एजेंसी है हेनली एंड पार्टनर्स, रिलीज द एनुअल एडिशन ऑफ हेनली पासपोर्ट इंडिया इंडेक्स। तो भारत का पोजीशन क्या था? 80 कब था? 2024 में। तो सुधरना चाहिए था और ही बिगड़ गया है। 85 कब पहुंच गए हम? 2025 में। तो समय समय के साथ हमारा जो पासपोर्ट को लेकर है वो चीजें और कमजोर होते जा रही हैं। बहुत सीरियस चीज है ये दर्शाती है कि आपका देश का रेपुटेशन कैसा है। तो सिंगापुर इस पे टॉप है, याद रखिएगा। तो भारत का पोजीशन डाउनग्रेड हुआ, 80 से 85 पे आ गए। तो ये सवाल निकलकर जरूर आता, लेकिन हमें याद रखना है हेनली एंड पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 85। कितना है? 85। कभी कभी देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी ऐसा सवाल पूछ दिया जाता, फर्स्ट याद करता, सेकंड को कोई याद ही नहीं करता। तो याद रखिएगा, जापान इज द सेकंड, फर्स्ट सिंगापुर, सेकंड जापान। फर्स्ट सिंगापुर, सेकंड जापान, जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट में। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025, 78 मिलियन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज बाय 2030। अरे अभी नौकरी दीजिए, 2030 तक कौन देखेगा? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 2030 में 78 मिलियन जॉब्स विल बी क्रिएटेड। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अगर वो पूछा जाए तो कहां पे है? डावोस। ये कहां पे है? स्विट्जरलैंड। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपना 5th एडिशन जारी किया, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट। तो डायरेक्ट सवाल यहां से भी आ सकता है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। डायरेक्ट सवाल यहां से आता, और उन्होंने क्या बोला है? 2030 तक 78 मिलियन जॉब्स। तो ये डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी?
किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हेडक्वार्टर दावोस, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, मुंबई CSMI छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट becomes India's first airport to receive level 5 accreditation from ACI। तो एक ACI बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, एयरपोर्ट इंटरनेशनल, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, जिसने भारत का एक ही एयरपोर्ट को 5 एक्रीडेशन दिया, मतलब 5 स्टार आप बोल सकते हैं। और ये किसे मिला है? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, महाराज को, इंटरनेशनल को मिला है। तो ये याद रखिएगा, भारत का एकलौता एयरपोर्ट है जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा 5 एक्रीडेशन मिला है। ना इंदिरा गांधी, ना बेंगलोर का, ना हैदराबाद का, ना कोलकाता का, पटना का तो बात ही नहीं, अभी दूर लगेगा, अभी टाइम लगेगा। और मुंबई एयरपोर्ट, एयर इंडिया हादसा होने के बाद इस एयरपोर्ट वाले न्यूज़ में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। इकलौता एक एयरपोर्ट है जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको 5 एक्रीडेशन मिला। नेक्स्ट बात करते हैं हम वी नारायण, अगेन अपॉइंटमेंट का एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। वी नारायण अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ इसरो। तो 11वां चेयरमैन कौन बने? वी नारायण। वी नारायण को अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, एक इंपॉर्टेंट कमिटीज होता है, आपने पढ़ा होगा, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन, इकोनॉमिक अफेयर्स, ऐसे करके एक इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटी होता है अपॉइंटमेंट। और इसको हेड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। जैसे अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी का बड़ा न्यूज सुना होगा, उसको कौन हेड करता है? कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी को कौन हेड करता है और उसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं? ये सवाल आपके लिए है। तो अपॉइंटमेंट कमिटी ने वी नारायण को 11th इसरो के चेयरमैन नियुक्त किए, अपॉइंटेड किए। याद रखिएगा, वी नारायण अपॉइंटेड 11th चेयरमैन। बस इतना इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है, जो सोमनाथ उनको रिप्लेस करके ये बनेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, MDL क्या होता है? MDL delivers 6th Scorpion submarine INS Workshear to IN। तो जनवरी में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, MDL जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, 6th एंड फाइनल स्कॉर्पियन क्लास सबमेरीन टू इंडियन नेवी। उसका नाम क्या है? INS इंडियन नेशनल नेवी वर्कशीर 6th क्लास स्कॉर्पियन जो है स्कॉर्पियन क्लास सबमेरीन है। ये बस इतना याद रखिएगा। अगर इससे पहले अगर हम पूछे कि और 5 सबमेरीन कौन कौन है, तो INS कलवेरी है, INS खंडेरी है, INS करांस है, INS वेला एंड INS वगीर। तो ये 5 है और छठवां कौन सा हो जाएगा? INS वर्कशीर। INS वर्कशीर छठवां। इससे पहले ये सारे नाम थोड़ा बहुत आपको याद रखना चाहिए रिगार्डिंग फॉर आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 हर साल 9 जनवरी को यह मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी वापस अपने वतन हिंदुस्तान आए थे। उसको ध्यान में रखते हुए, उसको याद करते हुए हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। इस साल मनाया गया और उसका भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है जो अपने डायस्पोरा उस सबको याद किया जाता है। जो मैंने बताया था 1915 में महात्मा गांधी वापस आए थे और 2003 से ये चीज़ को मनाया जाता है अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो इन्होंने ये चीज़ को शुरुआत किया था। तो 2000 रिवाइज फॉर्मेट है, एवरी 2 years विद ए थीम बेस, तो हर 2 साल में ये बनाया जाता है। तो इस साल कहाँ पे ये हुआ है? फर्स्ट टाइम इन उड़ीसा। याद रखिएगा 18th जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ है कहां पे हुआ है? तो उड़ीसा भुवनेश्वर में। और थीम क्या था? डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू द विकसित भारत। डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू द विकसित भारत। तो 9 जनवरी को मनाया जाता प्रवासी भारतीय दिवस। इस बार का 18वां एडिशन कहां मनाया गया? भुवनेश्वर। और थीम क्या था? डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। याद रहेगा, 18वां कहां पे हुआ? भुवनेश्वर।
थीम डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू द विकसित भारत, याद रखना है। नेक्स्ट, केरलास कपड़ एंड चाल बीचेस अर्न ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो केरला का एक बीच और एक चाल बीच है जिसको मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, याद रखिएगा। कप्पड़ बीच कहां पे, कोझिकोड, ये केरला के, और चाल बीच कहां है, कन्नौर, कवर द ब्लू फ्लैग। तो दो इंपॉर्टेंट बीच है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। और ये ब्लू फ्लैग कहां का है, डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, FE, फी बोला जाता है। ये कहां का है, डेनमार्क बेस्ड, कोई यूएनओ का एजेंसी नहीं है ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देने के लिए। ये एक डेनमार्क का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फी। इसने दो इंपॉर्टेंट बीचेस को किया है, एक कप्पड़ और एक चाल, याद रहेगा, दो इंपॉर्टेंट बीचेस हैं। अब अगर हम बात करें तो भारत में 2024 तक टोटल 12 ब्लू फ्लैग बीचेस हैं। तो ये नाम थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश हो, गुजरात हो, अंडमान निकोबार हो, और इसी में जोड़ा गया द इंपॉर्टेंट कप्पड़ एंड चाल बीचेस। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कहाँ की है, डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फी। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट किताब अभी लॉन्च किया गया अमिताभ कांत के द्वारा जिसका नाम है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। तो G20 समिट्स में भारत का रोल देखा हमने, और उसी को ध्यान में रखते हुए वहां अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट किताब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, अमिताभ कांत के द्वारा। पिछले एग्जाम में 70 में रविचंद्र अश्विन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो अभी रिटायर ले लिए हैं, स्पिनर, बहुत इंडिया के वेल नोन स्पिनर रहे हैं, उन्होंने एक किताब लिखा था अपना, उसको लेकर डायरेक्ट सवाल पूछा था। तो ये इकोनॉमी में बुक एंड ऑथर में ये एक इंपॉर्टेंट किताब है, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। अब आपको पता है कि G20 है, CEO रह चुके हैं अमिताभ कांत। तो यस, इतना याद रखना कि इस किताब को किसने लिखा है, तो अमिताभ कांत, सर्व्ड एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ नीति आयोग। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ UNCVD। अब ये UNCVD क्या होता है, अब इसको भी समझेंगे, और इंडिया इसका मेंबर बन चुका है, एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है, एक ग्रुप है। इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डाटा साइंसेस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। और ये क्या है, UN स्टैटिस्टिकल काउंसिल के द्वारा, स्टैटिस्टिकल का डोंट बी कंफ्यूज विथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये स्टैटिस्टिकल काउंसिल है, उसके द्वारा ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, भारत इसका मेंबर बन गया। इंपॉर्टेंट है पर ये आपको याद रखना। नेक्स्ट, गूगल क्लाउड एंड यूपी पार्टनर टू लॉन्च ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कि गूगल किसके साथ मिलकर, किस स्टेट के साथ मिलकर ओपन फॉर एग्रीकल्चर को लेकर कोई इंपॉर्टेंट साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया। तो गूगल एंड यूपी पार्टनर मतलब गूगल क्लाउड और उत्तर प्रदेश ने एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया, और किस पे काम करेगी, एग्रीकल्चर पे साइन करेगी। तो ये याद रखिएगा, गूगल क्लाउड एंड उत्तर प्रदेश। यूपी पार्टनर मतलब डोंट बी कंफ्यूज विथ UPI। उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर किस पे काम किया जाएगा, एक इंपॉर्टेंट MOU साइन किया गया है जो एग्रीकल्चर इजी एक्सेस को लेकर, क्लाइमेट रेजिलिएंट को लेकर काम किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो गूगल क्लाउड एंड यूपी क्लब विथ एग्रीकल्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार स्पोर्ट्स। हमारे बिहार स्पेसिफिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गेन्स UCC रिकॉग्नाइज सेट टू ऑफर एकेडमिक कोर्सेज इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। तो बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने राजगीर में इंपॉर्टेंट एक रिकॉग्नाइज किया है, और इसमें किसको बनाया है, शिशिर सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड बिहार गवर्नमेंट एज ए वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर कौन होंगे, शिशिर सिन्हा। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, राजगीर में बेस्ड है, और इस बेस्ड में सारा फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स को लेकर पढ़ाई होगा, और उसके वाइस चांसलर कौन है बने,
Shishir Sinha, very important. Shishir Sinha became the first vice chancellor of Bihar Sports University located in Rajgir. DRDO completes Himkavach clothing system under trial for कोल्ड वेदर मिलिट्री ऑपरेशंस। तो बहुत ऐसा एरिया है, सियाचिन ग्लेशियर हो या जम्मू कश्मीर के टॉप एरियाज पे हो, वहाँ पे बड़ा टफ सिचुएशन होता है। वहाँ पे हमारे जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं, मिलिट्री फोर्सेस होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ ने एक इंपॉर्टेंट कवच बनाया है जिसका नाम रखा गया हिम कवच। हिम कवच तो किसने बनाया है? तो डीआरडीओ ने बनाया। तो डीआरडीओ है, और इसका देखिएगा तो -60 +20 डिग्री सेल्सियस। तो 3 लेयर आउटफिट है, इतना याद नहीं रखना, बस आपको क्या याद रखना है? हिम कवच किसने बनाया है? तो डीआरडीओ। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोल्ड वेदर सिस्टम के लिए बनाया गया है, हमारे डिफेंस फोर्सेस को थोड़ा सा इजी रहे वहां पे देश की सुरक्षा करने के लिए। नेक्स्ट, नेशनल यूथ डे। 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे या राष्ट्रीय युवा दिवस। हिंदी में अगर हम बात करें तो विवेकानंद तो ध्यान में रखते हुए उनका एनिवर्सरी है, स्वामी विवेकानंद का। तो 162वां बर्थ एनिवर्सरी किसका था? उसमें 12 जनवरी को उसको लेकर। तो फर्स्ट एवर नेशनल यूथ कब मनाया गया था? तो 12 जनवरी 1985, 12 जनवरी 1985। और ये अभी कौन सा मनाया गया? 162। स्वामी विवेकानंद को ध्यान में रखते हुए हम नेशनल यूथ डे और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स जी-मोर टनल इन जम्मू एंड कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ये फोटो भी देखा होगा। प्राइम मिनिस्टर उद्घाटन करने के लिए गए थे जम्मू एंड कश्मीर में सोनमर्ग। तो जी-मोर टनल कहां पे है? ये लोकेटेड है आपको सोनमर्ग डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में, डोंट बी कंफ्यूज विद अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। जम्मू एंड कश्मीर में सोनमर्ग है, जी-मोर टनल, उसको उद्घाटन करने के लिए गए थे, ऑल्सो नोन एज ए सोनमर्ग टनल। तो नितिन गडकरी, जो आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, और टनल के बारे में बात करें तो 6.5 किलोमीटर लॉन्ग है और 10 किलोमीटर वाइड है। और ये बिटवीन क्या है? गगनगीर और सोनमार्ग, गगनगीर एंड सोनमार्ग। याद रखिएगा, जी-मोर टनल। इसको इनोवेट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया चीफ सेमीकंडक्टर टू स्टेब्लिश इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इन आंध्र प्रदेश। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखना है कि भारत का पहला प्राइवेट सेमीकंडक्टर प्लांट, क्योंकि वी ऑलरेडी डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स ऑफ सेमीकंडक्टर, और उसके लिए हमें चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स। इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेट कौन करता है? तो चाइना करती है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट वेंचर है जिसमें हम एक तरीके से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो प्राइवेट ही है वो कहां सेटल हुआ है? आंध्र प्रदेश। कहां लोकेट है? आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, इंडिया सेमीकंडक्टर लिमिटेड हेडक्वार्टर नोएडा हैव जस्ट साइंड ए जापान मेमोरेंडम विथ आंध्र प्रदेश टू एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। याद रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये एक इंपॉर्टेंट है, ओम बिरला। इसको देखिएगा, न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें कोई भी न्यूज को छोड़ना नहीं है जनवरी में। तो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होता है हर स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट, हर कंट्रीज का प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, और 28th मीटिंग्स में ओम बिरला भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए, ये मीटिंग कहाँ पे हुआ था? गुरनेसी, यहाँ पे ये गए थे, भारत को रिप्रेजेंट किए थे। तो याद रखिएगा ये मीटिंग कहाँ पे हुआ था, बस इतना। और अगला मीटिंग क्या है, कब है, उस चीज को भी है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा एट द स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग ये हेल्ड है, और भारत न्यू दिल्ली में 2026 में इस चीज को
मीटिंग को हेल्ड करेगा। तो 2026 में कहाँ पे होगा ये कॉन्फ्रेंस स्पीकर्स का मीटिंग्स का? 2026 में भारत में होगा। अभी जहाँ मीटिंग हुआ गुणसे में, वहाँ पे जाके ओम बिरला ने मुलाकात किया। तो बस याद रखिएगा अभी कहाँ हुआ है। और 2026 में ये कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का जो मीटिंग्स होता है, कन्वेंशन होता है, वो कहाँ पे हुआ है? 26 में होगा भारत में। ये इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चाइना लॉन्चेस सीजन 25 सैटेलाइट टू टेस्ट ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग इन स्पेस। तो जैसे आपको पता है कि कुछ रफाल होगा, तो रफाल भी आपको हवा में ही उसको रिफ्यूल कर सकते हैं। तो ऐसा चीज बनाया है चाइना जो ऑर्बिट में जाके ही रिफ्यूल करते हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये किसने लॉन्च किया है? तो चाइना रिफ्यूलिंग मिशन एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी, लॉन्ग मार्च 3V रॉकेट के द्वारा। ये बस आपको याद रखना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चाइना के द्वारा। और रिफ्यूलिंग एक्सपेरिमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना कुछ एक कदम आगे ही चलती है, जो दुनिया कहाँ ही सोचती है, चाइना कुछ अलग करते रहती है। तो चाइना का सीजन 25 रिफ्यूलिंग इन ऑर्बिट। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया टेस्ट फायर इट्स फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम नेम भार्गवस्त्र। अस्त्र हो गया, उसी का नाम है भार्गव, भार्गव अस्त्र। इंडिया ने पहला, इंडिया आर्मी फर्स्ट भार्गव, याद रखिएगा क्योंकि ड्रोन को लेकर बड़ा न्यूज में था, ऑपरेशन सिंदूर को, S-400 ड्रोन्स, कामाकाजी ड्रोन्स को लेकर। तो भारत ने पहला अपना इंडिजिनस भार्गव अस्त्र लॉन्च किया है। क्या है ये? इंडिया फर्स्ट गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स एज इज पार्ट ऑफ भार्गवस्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम। तो ड्रोन को काउंटर करने के लिए भारत ने पहली बार अपना इंडिजिनस एक इंपॉर्टेंट एंटी या माइक्रो मिसाइल्स लॉन्च किया, जिसका नाम है भार्गवस्त्र। याद रहेगा, भार्गवस्त्र, भार्गव अस्त्र। अस्त्र शस्त्र तो समझते ही हैं आप चीज, ये चीज को, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉन्स्टिट्यूटेड एटॉमिक एनर्जी कमीशन विथ अजीत कुमार मोहंती एज ए चेयरमैन। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कौन नया चेयरमैन बना है? मोहंती, अजीत कुमार मोहंती। एक इंपॉर्टेंट कमिटी है, एक इंपॉर्टेंट कमीशन है, जिसका काम है भारत में न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द सिविल पर्पस, उसको लेकर काम करना। तो उसका जो पूरा कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया और कोई नए नए मेंबर्स को जोड़े गए हैं, जिसमें अजीत मोहंती को नया चेयरमैन बनाया गया। चाइना बिल्ट वर्ल्ड फर्स्ट 300 मेगावाट गैस प्लांट कनेक्टेड टू ग्रिड एट फुल कैपेसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चाइना वर्ल्ड की पहला देश है जो इंपॉर्टेंट 300 मेगावाट, जिसका नाम है नेंगचू, नेंगचू ही पढ़ेंगे ना, नेंगचू, हाँ याद रहेगा, नेंगचू याद रहेगा, नेंगचू 1 वर्ल्ड फर्स्ट 3 मेगावाट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट यांगचिन। तो नेंगचू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? तो 300 मेगावाट, और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बेसिकली कंप्रेस्ड एयर एनर्जी। द प्रोजेक्ट हैड मेड 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ सिंगल यूनिट पावर स्टोरेज कैपेसिटी। तो चाइना नेंगचू क्या है? एक इंपॉर्टेंट 300 मेगावाट क्लीन एयर स्टोरेज। याद रहेगा, नेंगचू 1 चाइना ने लॉन्च किया। तो चाइना का भी हम सियांग 5 देखा था, और यहां पे अभी हम नेंगचू देख रहे हैं। गूगल बैक्ड पिक्सल लॉन्चेस फर्स्ट 3 सैटेलाइट ऑफ फायरफ्लाई कंसलेशन। तो गूगल का एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कंसलेशन, जिसको कौन लॉन्च किया है? गूगल बैक्ड, मतलब गूगल बैक्ड मतलब गूगल स्पॉन्सर होगी, फंडेड होगी, इसने ये लॉन्च किया। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आपको याद रखना। कैबिनेट अप्रूवल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, 3rd लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। तो पहला 3rd लॉन्च पैड कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में, यहीं पे बनाया जाएगा। बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके पैसा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सारे कर दिए गए। तो कैबिनेट ने प्रूव कर दिया है कि 3rd लॉन्च पैड कहाँ से होगा? श्री धवन, जो आंध्र प्रदेश में स्पेस सेंटर, वहीं पे 3rd लॉन्च पैड बनाया जाएगा। इंडिया नेवी पार्टिसिपेट्स इन द 5th एडिशन ऑफ लैव पेरोस मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज। एक हमने अभी पढ़ा सूर्य किरण, सूर्य किरण का 18वां एडिशन इंडिया और नेपाल में सजलखंड में ये हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुआ है 5th एडिशन ऑफ मल्टीनेशनल नेवी एक्सरसाइज, मल्टीनेशनल नेवी एक्सरसाइज।
इसका कौन सा एडिशन है? 5th एडिशन है। 5th एडिशन ऑफ ला पेरोस 25 मल्टीनेशनल कहां पे हुआ है? कंडक्टेड इन द मलक्का, सुंडा एंड लोम्बोक। ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट है, तो याद रखिएगा 5th एडिशन हुआ है ला पेरोस का। ये कैसा एक्सरसाइज है? ये मल्टीनेशनल नेवी एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल नेवी एक्सरसाइज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। IRAD पार्टनर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको थोड़ा सा बस आपको देखना है, लेकिन मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है, बस एक बार इसको पढ़ लेना आपको। एंड लास्ट न्यूज फॉर टुडे क्लास, इसके बाद हम सेकेंड वीडियो बोले तो थर्सडे को आएगा, जिसमें हम आधा जनवरी को कंप्लीट करेंगे एंड उस जनवरी में बिहार स्पेसिफिक। तो टुडे क्लास पूरा हमने लगभग 15 जनवरी से 18 जनवरी तक का कंप्लीट किया। इसको जाकर पढ़िएगा, PDF विल बी अपलोडेड ऑन A1 IS ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, उसमें सारा PDF अपलोड होगा। उसको बार बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, इस वीडियो को देखिए, अपने क्रक्स नोट भी बना लीजिएगा अगर आपको लगे, नहीं तो ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर कोई न्यूज नहीं जाएगा। तो लास्ट न्यूज अगर हम पढ़ते हैं, जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन लॉन्च न्यू ग्लेन रॉकेट ऑन द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट। तो अगेन जेफ बेजोस का एक नया इंपॉर्टेंट ओरिजिन है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट ये चीज लॉन्च किया। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्लास फॉर टुडे। आज हमने जनवरी का लगभग 70% कवर कर लिया है। हम नेक्स्ट थर्सडे को मिलेंगे, उसमें हम आगे पढ़ेंगे जनवरी का और बिहार स्पेसिफिक, और उसको अपलोड कर देंगे कि आप जियो को पढ़िएगा, फिर पूरा एक सप्ताह आपको रिवीजन के लिए मिल जाएगा। फिर हम अगले मंडे को फिर फरवरी लेकर आएंगे। तो इस अप्रोच से पढ़िएगा तो चीजें हमेशा याद में रहेंगी। वीडियो को देखिए, नोट्स को रात में 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट में बस रिवाइज कर लीजिए, तो पूरा चीज कंप्लीट हो जाएगा। कोई सवाल ही नहीं छूट सकता करंट अफेयर्स में, क्या पूछ देगा इससे बाहर? कोई ऐसा न्यूज हमने छोड़ा, हर चीज को डिस्कस किया, उसके कुछ साइट्स में भी जाकर डिस्कस किया, कोर सब्जेक्ट में भी जाकर डिस्कस किया, जहां लगा कि ये भी न्यूज बन सकता है, यहां से सवाल आ सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। अगर हम देखें आज के वीडियोस को तो हमने सारे इंपॉर्टेंट चीज को कवर किया, एक भी न्यूज को नहीं छोड़ा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिफॉर्म, सारा चीज को हमने कवर किया है। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं थर्सडे को, आगे के पार्ट को कंप्लीट करेंगे एंड बिहार स्पेसिफिक। ठीक है, तो आई होप आप लोग को चीजें समझ में आई हैं एंड वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्लास ऑन थर्सडे। तो मिलते हैं हम थर्सडे को, तब तक आप अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।